Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो जो इसमें हमारे विकल्प दिए गए हैं वो हैं काशी में, अयोध्या में, प्रयाग में, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अयोध्या में। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, उपरोक्त तीनों। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त का तीनों। ठीक है, क्या होगा? उपरोक्त तीनों। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी जी का जन्म कब हुआ? सन 1601 में, सन 1602 में, सन 1603 में, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सन 1603 में। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है हास्य रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा श्रृंगार रस। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक थी झंकार, पंचवटी, भारत भारती, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा भारत भारती। क्या होगा? भारत भारती। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो जो इसमें हमारे विकल्प दिए गए हैं वो है वैदेही वनवास, पक्ष प्रसून, प्रिय प्रवास, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा प्रिय प्रवास। ये ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? तो जो इसमें हमारे विकल्प हैं वो हैं प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो है कामायनी। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण करने कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो जो हमारा प्रश्न है वो है शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो जो इसमें हमारे विकल्प दिए गए हैं वो हैं 2, 4, 6, मात्र 1। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 4। चलिए तो हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गाय किस प्रकार का शब्द है? जो हमारे विकल्प दिए गए हैं वो है सार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा एकार्थी शब्द। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए। तो जो इसमें हमारे विकल्प हैं वो हैं लोहा, कलम, हंस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हंस। चलिए आगे देखते हैं। जिसका अंत ना हो, क्या है प्रश्न? जिसका अंत ना हो। तो जो इसमें हमारे विकल्प हैं वो है समाप्ति, अनंत, तेजस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अनंत। क्या होगा? अनंत।
चलिए हम आगे देखते हैं। जिसमें धैर्य ना हो, बलवान, अधीर, कमजोर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा अधीर। ठीक है ना। चलिए, जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर, मूर्ख, अज्ञानी, आवावा दोनों। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा निरुत्तर। ठीक है ना। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अपने पर बीती घटना, यात्रा वृत्तांत, आप बीती, आत्मकथा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आप बीती। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, नास्तिक, पुजारी, आस्तिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आस्तिक। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, गोल, साकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे ये विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो जो हमारा विकल्प सही है वो है निराकार। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। जहाँ अनाथ रहते हों, अकेला, अनाथालय, होटल, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी को पता होगा, वो होगा अनाथालय। क्या होगा? अनाथालय। चलिए आगे देखते हैं। जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान, शिक्षित, शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा, आप लोग बताएंगे क्या? वो होगा शिक्षित। जो कभी न मरे, अलय, अमर, चिरंजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा अमर। जो काम करने में कठिन हो, दुष्कर, गलत काम, आवावा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा दुष्कर। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। दिए जा रहे मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरा दिया गया है काया पलट होना। तो आपको इसका अर्थ बताना है। इसमें विकल्प दिए गए हैं शोभा बढ़ाना, सुंदर दिखना, अत्यधिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो जो हमारा अर्थ होगा अत्यधिक परिवर्तन। क्या होगा? अत्यधिक परिवर्तन। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पागल हो जाना, बहुत बोलना, अत्यधिक गुस्सा होना, बहुत दिनों बाद दिखना। तो जो ये तो आप सभी को पता होगा, ईद का चांद होना, तो ये होगा बहुत दिनों के बाद दिखना। ठीक है। चलिए, घड़ों में पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसमें हमारे विकल्प दिए गए हैं बेशर्म होना, शर्मिंदा होना, अधिक नहा लेना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा शर्मिंदा होना। चलिए आगे देखते हैं। दांत पीस कर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रोध करके रह जाना, निश्चय करके रह जाना, सुनिश्चित कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा क्रोध करके रह जाना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप भला तो जग भला मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक सम्मान पाना, अधिक सम्मान देना, स्वयं ठीक रहो, दुनिया ठीक रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा इसमें वो होगा स्वयं ठीक रहो, दुनिया ठीक रहेगी।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया? बाबू गुलाब राय ने, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद्र। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। भाषाई कौशल नहीं है गद्य, पठन, वाचन, लेखन। भाषाई कौशल क्या नहीं है? गद्य नहीं है, पठन नहीं है, वाचन नहीं है, लेखन नहीं है। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है गद्य। भाषाई कौशल गद्य नहीं है। गद्य का अर्थ है बोलना, कहना, वाक्य बनाना, स्पष्ट करना। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा कहना। ठीक है। भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को होना चाहिए शुद्ध, पठनीय, तार्किक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा शुद्ध। पाठ्य पुस्तकों को शुद्ध होना चाहिए। गद्य का प्रयोग किया जाता है वैदिक व्यवहार में, बोलचाल में, परस्पर विचार विमर्श में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। रचना का अर्थ है सजाना, बनाना, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा क्रमबद्ध प्रस्तुत करना। ये होगा ये, सॉरी। भाषा के रूप हैं राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, इनमें से सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। सभी भाषा के रूप हैं। भाषा का मुख्य कौशल है पढ़ना, लिखना, बोलना या सभी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा सभी। भाषा का मूल घटक है भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, ये सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। चलिए आगे देखते हैं। भाषा कौशल का रूप है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, आधन व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा होगा वो दोनों ही होगा, क्योंकि अभी हम ऊपर बता चुके हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। भाषा के मुख्य तत्व हैं संकेत, ध्वनि, चिन्ह, उपरोक्त तीनों। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। भाषा का ज्ञान है अर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति, वास्तविक संपत्ति, आदर्श संपत्ति। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा अर्जित संपत्ति। क्या होगा? अर्जित संपत्ति। चलिए आगे देखते हैं। भाषा का मुख्य तत्व है भाव एवं विचार, अभिव्यक्ति, आधन व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा आधन व दोनों। चलिए आगे देखते हैं। भाषा एवं विचारों में अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रयुक्त होता है सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, सभी में। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो है बोलने में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 2, 3, 1, 4।
तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा 3। मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। ठीक है। कौशल की कुशलता को भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कौशल की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2, 3, 4, 6। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा 4। कौशल की कुशलता को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना, 4 होगा। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन का अर्थ है बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, ये सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। ठीक है ना ये। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, मुदालियर कमीशन। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा एनसीईआरटी। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित कथन है। यह किसने कहा? कोठारी कमीशन ने, मुदालियर कमीशन का, नई शिक्षा नीति का, राममूर्ति कमेटी का। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा कोठारी कमीशन का। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। कथन है टॉर्गर्सन तथा एडम्स का, रेमर्स व गैज का, क्वालेन तथा हन्ना एनसीईआरटी का। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा रेमर्स व गैज का। ठीक है ये ओके। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन का अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा विधि के। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में, 2 वर्गों में। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा 4 वर्गों में। क्या होगा? 4 वर्गों में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है घटनाओं का ज्ञान, प्रतिक्रिया करना, चरित्रीकरण, स्वाभाविकरण करना। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा स्वाभाविकरण करना, स्वाभाविकरण करना। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है, ये परिभाषा मूल्यांकन की किसने दी है आपको ये बताना है। तो जो इसमें हमारे विकल्प दिए गए हैं वो दिए गए हैं टोरगर्सन एवं एडम्स, डांडेकर, JW राइटस्टोन, ब्रैडफील्ड एवं मार्डोक। तो जो इसमें हमारा सही आंसर दिया गया है वो दिया गया है डांडेकर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा दी है ब्लूम, भारतीय शिक्षा आयोग, बेसले, गैरेट। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है बेसले ने। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा, उपरोक्त सभी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा भाव भंगिमाओं द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
रचना का अर्थ है निर्माण, सजाना, नवसृष्टि, उपरोक्त सभी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन है रमन बिहारी लाल, हरदेव बहारी, रायवर्न, उपरोक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा रमन बिहारी लाल। चलिए आगे देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता वार्तालाप, भाषण, पत्र लेखन, कविता लेखन। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा कविता लेखन। मौखिक अभिव्यक्ति में कविता लेखन नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपरोक्त सभी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा, उपरोक्त सभी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। चलिए, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वतः लेखन में रुचि, ऋतु लेखन, शब्दकोश में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। आप लोग देख सकते हैं ये प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखें। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस, रहमान। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा शेख तकी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है संस्मरण, कहानी, आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा आत्मकथा। तो यह हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।